हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। प्रीवियस जो 2 लेक्चर थे, मैं थोड़ा सा हल्का सा वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो, पहला जो लेक्चर था उसमें हमने थोड़ा सा सामान्य विवरण पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आवेश के गुणधर्म और आवेशन की विधियाँ। जो आवेश के जो 4 मेजर जो गुणधर्म है ना, मैं उनको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है ना। रिपीट करने से पहले आप लोग एक चीज़ में कंजूसी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हो, और साथ ही साथ इसको शेयर भी नहीं कर रहे हो। और साथ साथ आप है ना, कॉपी और पेन साथ में लेके नहीं बैठ रहे हो बच्चों। कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठो और साथ के साथ राइट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, इतना सा काम कर लो। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने 4 मेजर जो प्रॉपर्टी जो गुणधर्म थे वो बताए थे। पहला जो गुणधर्म था हमारा वो क्या था, पहला गुणधर्म जो था वो था हमारे पास में आवेशों की योज्यता। बच्चों, पहला गुणधर्म क्या था हमारे पास में, आवेशों की योज्यता। राइट। आवेशों की योज्यता मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है, उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये पहला हो गया आवेशों की योज्यता। पहला जो गुणधर्म है ये था। दूसरा गुणधर्म हमारे पास में क्या आता है, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण के लिए मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई थी कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, कि कुल जो आवेश होता है ना, वो आवेश के एक छोटे से छोटे मान, जो मिनिमम से मिनिमम न्यूनतम से न्यूनतम मान होता है ना, जिसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं, ये रहा ई। इसका पूर्ण गुणज होता है, जो हमारे पास में कुल आवेश होगा, जो हमारे पास में कुल आवेश होगा, वो एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसका मैंने तरीका ही बताया था आप लोगों को। मान लो हमारे पास में एक ही वस्तु है, ये दूसरी वस्तु, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से दूसरा गया, यहाँ से तीसरा गया। इसका मतलब आपके पास में आवेश का जो वितरण हो रहा है ना, वो सतत न होकर कैसे हो रहा है बच्चों, विविक्त रूप में हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास में जो कुल आवेश होगा, वो क्या हो गया आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज या पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा सतत रूप में न होकर विविध रूप में क्या होता है आपका, स्थानांतरित होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर n का मान हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण संख्या 1 2 3 4। इसका मतलब एग्जाम में काफ़ी बार, जैसे कंपटीशन एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए थे कि Q इक्वल्स टू, ऐसे दिए हुए थे वैल्यू 2e। Q इक्वल्स टू दिया हुआ था आपके पास में 4e। एक जगह दिया हुआ था Q इक्वल्स टू 2.5e। और एक है आपका Q इक्वल्स टू 10e। पूछा गया है कि कौन सा मान संभव नहीं है। बच्चों, ये वाला मान संभव नहीं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी 2.5 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं ना। इसका मतलब ये सभी वैल्यूज़ पॉसिबल है, बट ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये तो आपके 2 गुणधर्म हो गए। तीसरा जो गुणधर्म मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या था, आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण में क्या होता है आपका, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब आपके पास में कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। और जिस वस्तु से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और जो ग्रहण करती है वो ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये भी आपको जनरली थोड़ा सा हल्का सा पता होना चाहिए। लास्ट जो प्रॉपर्टी थी, चौथी प्रॉपर्टी, वो क्या थी, आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता, इसको भी मैंने अच्छी तरह समझाया था। नी प्लस चरता। चर का मतलब एक होता है चर, एक होता है अचर। तो चर का मतलब होता है बदलने वाला, अचर का मतलब होता है नहीं बदलने वाला। लेकिन चर के साथ में आपका लग गया नी, इसका मतलब क्या हो गया, नहीं बदलने वाला। इसका मतलब किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होगा, वो क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। उसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे कि आपने एक निर्देश तंत्र ले लिया। निर्देश तंत्र क्या होता है, जिसके सापेक्ष हम किसी भी निकाय या उप आपका कोई भी निकाय या कोई भी चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है, उसकी आप स्थिति वगैरह, गति वगैरह का अध्ययन करते हो, वो क्या हो गया आपका तंत्र, क्या हो गया, निर्देश तंत्र। ठीक है। तो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष मैंने एक आवेश लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस आवेश को इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति करवाता हूँ, विवेक से किसी भी दिशा में करवा लो। तो इस आवेश का जो मान है ना, वो नहीं बदलने वाला, नहीं परिवर्तित होता। इसका मतलब किसी भी आवेश का मान चयनित निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता, और ना ही उसके वेग पर निर्भर करता है। ये हमेशा नियत रहता है। ये तो हो गए गुणधर्म। फिर उसके बाद भी हमने पढ़ा था आवेशन की विधियाँ। क्या पढ़ा है फिर हमने, आवेशन की विधियाँ। आवेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी भी चालक वगैरह के ऊपर
आवेश उत्पन्न करना। तो ये कितने प्रकार से कर सकते हैं? इसके लिए मैंने आप लोगों को शायद 2 विधियाँ तो बता दी थी। पहली विधि थी घर्षण विधि, तो घर्षण विधि से पता लग रहा होगा वो सिंपल सा, हम क्या करेंगे 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं, जिससे जो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो धनावेशित और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं वो ऋणावेशित। तो इसका मतलब क्या हो गया, घर्षण में क्या होता है, आपके पास दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है और निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, शून्य रहता है। ये तो घर्षण विधि हो गई। दूसरी जो विधि थी वो थी आपकी चालन विधि या संपर्क विधि। दूसरी विधि क्या रहती है बच्चों, संपर्क या चालन विधि। संपर्क या चालन विधि, इसमें पता लग रहा होगा आपको कि हम क्या करेंगे, एक हमारे पास वस्तु है, एक दूसरा चालक है यहाँ पे, तो ये जब 2 चालकों को हम परस्पर संपर्क में लेके आते हैं, इनमें से एक आपका क्या रहेगा, आवेशित रहेगा। इनमें से एक वस्तु क्या रहेगी आपकी, आवेशित रहेगी, और दूसरा जो आपका चालक है ना, ये क्या है, अनावेशित है। तो जैसे ही हम आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लेके आते हैं और फिर वापस अलग अलग कर लेते हैं, तो जैसे ही हम संपर्क में लेके आएंगे तो इसका कुछ आवेश इस अचालक वस्तु पर चला जाता है, और जैसे अलग अलग करोगे तो ये आपकी वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो ये तो सिंपल सा है कि संपर्क या चालन विधि क्या होगी। थर्ड जो है वो है आपका प्रेरण विधि, सबसे इंपॉर्टेंट विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण द्वारा हम आवेशन कैसे करते हैं, वैसे हल्का सा तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रेरण का मतलब क्या होता है। इसमें क्या करने वाले बच्चों, हमारे पास में मान लो एक ये वस्तु है और इसके ऊपर आवेश है, मैं धनावेश ले लेता हूँ इस वस्तु के ऊपर, ठीक है, इस वस्तु के ऊपर धनावेश ले लेता हूँ। एक ये दूसरा मेरे पास में कोई वस्तु या चालक है, ठीक है, ये आपका क्या है, अनावेशित है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वस्तु को जैसे ही इस ए वस्तु को बी वस्तु के पास लेके आता हूँ, इस बार संपर्क नहीं कराऊंगा मैं, ध्यान रखना बच्चों। तो जैसे मैं पास लेके आता हूँ तो इस बी की वो सतह, ये जो आपका चालक है, सॉरी आपका जो ये अ, अनावेशित है चालक है या अनावेशित वस्तु है, इसकी वो सतह है जो चालक ए के नज़दीक है, ये वाली सतह देखो इधर। इस पे तो क्या आ जाएगा आपका विपरीत प्रकृति का आवेश, क्यों आया, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है, उतने ही इसमें प्रोटॉन भी है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आकर्षित होंगे इसके धनावेश से, इसके प्लस चार्ज से, ठीक है ना, इसके प्लस आवेश से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऋणात्मक आवेश। और जो दूर वाली सतह है उस पे इसमें जो प्रोटॉन है वो इस प्लस आवेश से, इसके प्लस आवेश से क्या होंगे, प्रतिकर्षित, और दूर वाली सतह पे क्या हो जाएगा आपका धनावेश आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रेरण बोलते हैं। अर्थात जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु की वह सतह जो आवेशित चालक के नज़दीक होती है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश, तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब विद्युत प्रेरण से देखो मैं पूरा आपको आवेशित करके दिखाता हूँ। जैसे ही आपने क्या देखा, ये प्लस प्लस, यहाँ पे मैं रोड ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना, आपके पास में एक रोड है, छड़ है, ये धनावेशित छड़ है, ठीक है, और मेरे पास में ये अचालक कोई गोला है, ये अचालक कोई वस्तु है, मतलब सॉरी अनावेशित वस्तु है। तो जैसे ही मैं इस चालक वस्तु को, ठीक है ना, ये आवेशित वस्तु को इस वस्तु के पास लेके आता हूँ, तो अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पर ऋणावेश हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, धनावेश आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, इस बॉडी को, ये जो आपकी वस्तु है ना, ये वस्तु, इसको हम क्या करेंगे, भू संपर्कित करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, भू संपर्कित करेंगे, मतलब अर्थिंग दे देंगे, सीधा अर्थ से कनेक्ट कर देंगे इसको। जैसे हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इस भूमि से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो निकल कर कहाँ जाएंगे, आपकी इस वस्तु पे जाएंगे, और इस वस्तु पे ये जो आपका धनावेश इनको क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब कोई कहेगा सर इसको निरस्त क्यों नहीं किया, ये वाला जो आवेश है ना ये धरती में नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला आवेश है इसके धनावेश से क्या हो रखा है, बंद रखा है आकर्षण की वजह से। और ये वाला जो आपका धन आवेश जो आपका इस साइड में था, दूर वाली सतह पे जो आपका प्लस आवेश था, वो क्या था, मुक्त अवस्था में, वो दूर भगना चाह रहा है। तो इस अर्थ आपके जो पृथ्वी ना उसके इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास में स्थिति कैसी बनने वाली है, इस रोड के ऊपर प्लस 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 था छड़ के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास में क्या था, माइनस 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 माइनस, और हमने अर्थिंग करवाई रखी थी यहाँ पे, ठीक है, वो धनावेश आपका निरस्त हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, आप है ना इस चालक को है ना यहाँ कुचालक स्टैंड पे भी रख सकते हो, ऐसे थोड़ा रखना तो पड़ेगा हमें, ये कुचालक स्टैंड रखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्ट अर्थ पे नहीं, ज़मीन पे नहीं रख सकते हम इसको, तो यहाँ पे कुचालक स्टैंड पे रख दिया। अब जैसे मैं अर्थिंग करता हूँ तो यहाँ का धनावेश निरस्त हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस भू संपर्कन को हटा देता हूँ।
जैसे मैं भू संपर्कन को हटाता हूँ तो नई स्थिति क्या बन गई हमारे पास में, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये आपका ऋणावेश हो गया, ये कुछ अलग स्टैंड हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, इस रोड को, इस छड़ को हटा लेता हूँ। जैसे मैं हटाऊंगा तो ये सभी आवेश बिल्कुल पास पास में समान प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये ऋणावेश पूरे इस छड़, इस पदार्थ के ऊपर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये लो, ये आपकी वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे डायग्राम से आपको अच्छे से समझा रखा होगा। आपने क्या देखा, जो छड़ है वो ऋणावेशित है, और जैसे ही हम इसको लेके आते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस प्लस आ जाएगा बच्चों, और इस वाले हिस्से पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम आपको इसी तरह से बनाना है। ये धातु का एक उदासीन गोला था, जैसे ही हम पास में लेके आ रहे हैं, मतलब इसने, इन्होंने जो पहले चार्ज बना रखा था प्लस माइनस पूरा बना रखा था, उदासीन था, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था, कोई आवेश नहीं था। ठीक है ना, जैसे ही हम इस ऋणावेशित छड़ को इसके पास से लेके आते तो आप खुद देखो, यहाँ प्लस प्लस आ रखा है, यहाँ माइनस माइनस आ रखा है। फिर हमने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया। तो इस पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे धनावेश लिया था तो यहाँ ऋणावेश आ गया था, यहाँ प्लस प्लस आ गया था। इस बार जो है इस ग्राफ में थोड़ा आपका जो डायग्राम है इसमें उल्टा है, इस पर यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक आवेश है, तो इस वाले सतह पर क्या हो गया, धनावेश, और दूर वाले सतह पे क्या आ गया, ऋणावेश। ठीक है ना, और जैसे ही हम भू संपर्कित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते क्या हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है ना, आपकी धरती में चले जाएंगे, भू संपर्कित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और ये जो धनावेश है ना, ये आपका इस ऋणावेश से बाध्य रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस छड़ को दूर ले जाएंगे यहाँ पे। जैसे हम इस छड़ को दूर लेके जाते हैं तो इस आपका जो ये अनावेश चालक था पहले, इसके ऊपर ये जो धनावेश है ना, ये प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाएगा, पूरे चालक पे, पूरी वस्तु पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे ही आप इसको दूर लेके जाते हो, देखो यहाँ पे इस छड़ के ऊपर एरो का निशान लगा हुआ है, इसको जैसे हम दूर लेके जाएंगे तो इसमें प्लस 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 पूरे पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये तो है प्रेरण विधि द्वारा। अब प्रेरण विधि पे जो बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको समझाता हूँ। आपने थोड़ा प्रैक्टिकली किया होगा, जब हम किसी कंघी को, बालों में जब हम कंघी करते हैं तो हम कंघी को छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े उनके पास लेके जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े आकर्षित होते हैं। इसका कारण क्या है, जैसे बच्चों हम सूखे बालों में कंघी करते हैं तो बाल क्या हो जाते हैं, धनावेशित, और कंघी क्या हो जाती है, हमारी जो कंघा है वो ऋणावेशित हो जाता है। ये जनरली प्रैक्टिकल है ऐसा। ठीक है ना, तो आपके बाल धनावेशित हो गए और कंघी क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। ठीक है, अब इस कंघी को जैसे हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो ये आकर्षित होते हैं। बच्चों इसमें भी विद्युत प्रेरण ही लग रहा है। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। जैसे ही हम इस कंघी को लेके जाते हैं, ठीक है बच्चों, इस जिस पे ऋणावेश है, और मान लो ये कागज़ का टुकड़ा है, तो ये कागज़ का टुकड़ा अभी विद्युतदासीन है, इसका मतलब इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऋणावेश से इस कागज़ में जो आपके प्रोटॉन है वो ये इस सतह पर आ जाएंगे, इस पृष्ठ पे आ जाएंगे। अभी बताया था ना मैंने, पास वाले सतह विपरीत प्रकृति का, और दूर वाले सतह पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे अभी हमने कूलाम का नियम पढ़ा नहीं है, कूलाम का नियम पढ़ेंगे अभी। इस ऋणावेश और इस धनावेश के बीच एक बल लगेगा, और इस ऋणावेश और इस ऋणावेश के बीच भी एक बल लगेगा। ठीक है ना, ऋणावेश ऋणावेश के बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण का, ऋणावेश और धनावेश के बीच बल लगेगा आकर्षण का। लेकिन ज़्यादा प्रभावी कौन सा बल है, प्रतिकर्षण वाला या आकर्षण वाला? प्रतिकर्षण वाला देखो दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है तो कूलाम का बल ये कहता है, अगर दो आवेशों के बीच अगर दूरी ज़्यादा है तो बल कम लगता है, और अगर दो आवेशों के बीच में दूरी कम है तो बल ज़्यादा लगता है। इसका मतलब आपके कागज़ के ऊपर जो दो सतह थी उनके ऊपर दो प्रकार के बल लग रहे थे, एक तो प्रतिकर्षण का, एक आकर्षण का। आकर्षण का बल ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए कागज़ का टुकड़ा क्या होता है, आकर्षित होता है। तो ये भी विद्युत प्रेरण की वजह से ही हुआ है बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, हल्की हल्की चीज़ जो आकर्षित होती है उसका कारण क्या है, विद्युत प्रेरण। अब विद्युत प्रेरण से मेरे को एक चीज़ समझ में आई, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि हमें किसी भी वस्तु पे आवेश है या नहीं है उसका पता लगाना है। तो उसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, आकर्षण या प्रतिकर्षण में से वो तरीका पहचानना है जो सबसे बेस्ट हो। मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण में से वह कौन सा तरीका है जो आपको ये बताएगा कि कोई भी दी गई वस्तु पे आवेश है या नहीं है। चलो मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। बच्चों मान लो मेरे पास में एक ये वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक है, और मुझे इस पे पता लगाना है कि आवेशित है या अनावेशित है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक आवेशित
चालक लेके आता हूँ, एक आवेशित वस्तु लेके आता हूँ इसके पास। जैसे मैं लेके आता हूँ तो यहाँ माइनस माइनस, ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश, यहाँ क्या हो गया, धनात्मक धनात्मक आवेश। तो इसका मतलब ये वस्तु क्या होएगी, आकर्षित। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, विद्युत प्रेरण के कारण ये वस्तु आकर्षित होएगी। ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन और लेके देखते हैं हम। ये जब वस्तु अनावेशित तब वाली कंडीशन है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली वस्तु को आवेशित कर लेता हूँ। मान लो ये आवेशित है, मैंने इसे कह दिया कि आवेशित है। पहले वाली तो जो कंडीशन थी मैंने क्या लिया था, अनावेशित। अब मैं इस पे क्या कर लेता हूँ कि ये आवेशित वस्तु है। आवेशित वस्तु आपकी इच्छा से कुछ भी कर लो, मान लो ये क्या है, धन आवेशित है। तो सबसे पहले मैं धन आवेश लेके आता हूँ, ये जो धन आवेश है ना ये लेके आता हूँ। तो ये जो आपके पास वस्तु ये क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऋण आवेशित कोई वस्तु लेके आता हूँ, तो ये वस्तु क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब ये वाली वस्तु हमारे पास में अनावेशित थी तब ये केवल और केवल आकर्षित हो रही थी। ठीक है ना, और अभी जब ये आवेशित है तो देखो आकर्षित भी हो रही है और साथ के साथ प्रतिकर्षित भी हो रही है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जब कोई दी गई वस्तु अनावेशित होती है तो वो आकर्षित तो दोनों स्थितियों में हो रही है। किस स्थितियों में, आपके पास में क्या किया मैंने, आवेश लेके आया मैं, ये देखो आवेश लेके आया, तब भी आकर्षित हो रही है। और जब ये अनावेशित थी और जब मैं आपका कोई भी वस्तु ले गया तब भी आकर्षित हुई। तो इसका मतलब हो गया कि आकर्षण दोनों स्थितियों में हो रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण केवल एक स्थिति में हो रहा है कि इसके ऊपर आवेश समान प्रकृति का था, इस पे भी आवेश था। इसका मतलब ये पता लग गया कि इसके ऊपर आवेश है दी गई वस्तु पे। इसका मतलब प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण या किसी भी वस्तु पे पहचानने का तरीका है कि कोई दी गई वस्तु आवेशित है या नहीं है। ये लाइन अच्छी तरह से याद रखना बच्चों। किसी भी वस्तु के विद्युतीकरण का पता लगाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है, आपका प्रतिकर्षण। अब हम चलते हैं बच्चों आवेशों के मात्रक। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है ना, आवेश बराबर धारा इंटू समय। धारा को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में। ठीक है, और आपका जो समय उसको किस में मापते हैं, सेकंड में। और एम्पियर इंटू सेकंड उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को हम क्या बोलते हैं, कूलाम। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमें डायरेक्ट लिखना है ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, कूलाम। दूसरा हम लेते हैं सी जी एस मात्रक। सी जी एस मात्रक में देखो बच्चों इसके तीन नाम हैं, ई एस यू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई है ना, स्थिर वैद्युत इकाई। तो सी जी एस मात्रक जो होता है उसको ई एस यू बोलते हैं। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम हो रहा है आपका फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। और एक और नाम है बच्चों स्टेट गुलाम। क्या नाम है, स्टेट गुलाम। तो आपसे कोई बोल जाए कि आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो क्या बोलोगे, ईएसयू या स्टेट गुलाम, जिसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बच्चों, यही है, फ्रैंकलिन या स्टेट गुलाम या ईएसयू। राइट डन कर लेना। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट गुलाम या ईएसयू या फ्रैंकलिन, जो कि आवेश की सबसे छोटी इकाई है। अब आपका जो सीजीएस यूनिट है ना, उसी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पे करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जब आवेश गतिमान होता है, मैंने आप लोगों को जब हल्का सा बताया, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश एक समान वेग से गतिमान रहता है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर वही है कि सीजीएस के अंदर हम जब आवेश गतिमान होता है तो उसको मापने के लिए जो यूनिट लेते हैं ना, इकाई लेते हैं, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। क्या लेंगे बच्चों, विद्युत चुंबकीय इकाई। और इसी को बोलते हैं एब कुलाम। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एब कुलाम। राइट डाउन कर लेना, ये जो आपका विद्युत चुंबकीय इकाई वो क्या होती है, एब कुलाम। ठीक है बच्चों, गलती मत करना, जो चीज़ बता रहा हूँ अच्छी तरह राइट डाउन करना है। अब इनके बीच संबंध बताता हूँ मैं। एक कुलाम में कितने आपके ई एस यू होते हैं, 3 × 10⁻⁹ ई एस यू। ठीक है बच्चों, और एक ई एम यू में आपके कितने ई एस यू होते हैं, 3 × 10⁻⁻⁰
ESU होते हैं। ठीक है, एक गुलाम में कितने स्टेट गुलाम होते हैं? 3 × 10⁻⁹ या फ्रैंकलिन बोल दो, ESU बोल दो, स्टेट गुलाम होते। और आपकी जो विद्युत चुंबकीय इकाई है उसमें कितने स्टेट गुलाम होते हैं? 3 × 10⁻10। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। 1 EMU इज इक्वल टू हमारे पास 3 × 10⁻10 ESU आया था बच्चों। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, 10 कॉमन रख लेता हूँ और फिर लिख लेता हूँ मैं 3 × 10⁻9। ठीक है, अभी भी देखो ये 3 × 10⁻10 ही बन रहा है। अब 3 × 10⁻9 किसके बराबर है? ये है क्या चीज़? मैंने आप लोग बताया था एक गुलाम के बराबर है। यहाँ पे ESU तो लिखा हुआ ही, तो 3 × 10⁻9 ESU किसके बराबर है? एक गुलाम के बराबर है। इसका मतलब मैंने यहाँ लिख दिया एक गुलाम। इसका मतलब एक EMU में कितने गुलाम होंगे? 10 गुलाम। ये अच्छी तरह याद रखना बच्चों, एक EMU में कितने गुलाम होते हैं? 10 गुलाम। नेक्स्ट एक चीज़ और, अभी मेरे पास में आया 1 EMU इज इक्वल टू, सर आपने लिखा 3 × 10⁻10 ESU। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ESU, उसको डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया मैंने। तो हम क्या देखते हैं कि एक EMU को एक ESU से अगर भाग करते हैं तो हमारे पास जो मान आता हुआ था 3 × 10⁻10, और इसी को बोलते हैं हम, ये किसकी वैल्यू पता है क्या बच्चों आपको? प्रकाश किरणों की जो गति है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट यह सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 1 EMU डिवाइडेड बाई 1 ESU इज इक्वल होता है C। और यहाँ पे जो C है ना बच्चों, ये मीटर पर सेकंड में नहीं है, ये आपका जो प्रकाश किरणों की जो चाल है ना, ठीक है ना, वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है। तो आपसे कोई बोल दें कि 1 EMU डिवाइडेड बाई 1 ESU कितना होता है, आप सीधा बोलोगे C बोले तो प्रकाश किरणों की चाल हो गई। ठीक है, प्रकाश किरणों की चाल हो गई, और वो भी किस में? सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 गुलाम इक्वल टू कितना हो गया? 3 × 10⁻9 ESU। 1 EMU इक्वल टू कितना हो गया? 10 गुलाम। और 1 EMU इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁻10 ESU लिखना है यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना, कितना? ESU। ये आपका जो विद्युत चुंबकीय इकाई है वो किसके बराबर? 3 × 10⁻10 है, स्टेट गुलाम के बराबर होती है। ठीक है, राइट डाउन करते हुए चलना। फिर हम लिखते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फेराडे। और एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं? 96,500 गुलाम, 96,500 गुलाम। ठीक है बच्चों, एक जो आपका न्यूमेरिकल आता है 10th क्लास में भी, साइंस में भी है ये, कि एक गुलाम में उपस्थित आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक गुलाम आवेश में उपस्थित है, आयनों की संख्या, या आपके जो भी आयन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखो हम किस किस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, कि इक्वल्स टू NE। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q डिवाइडेड बाई E। Q का मतलब कितना दिया यहाँ पे? एक गुलाम डिवाइडेड बाई E। और E का मान आपको पता होना चाहिए, आवेश का, वो इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित है आवेश का मान है, और वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 गुलाम। इसका मतलब हमें क्या करना है, 1 गुलाम के अंदर आपको 1.6 × 10⁻19 से क्या करना है? भाग करना है। और ये वैल्यू आपको बच्चों याद रखनी है डायरेक्ट, 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब एक गुलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू लिखी हुई है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो आप लोगों को काफ़ी बच्चे ऐसे जिनको कमेंट पोस्ट नहीं करना आता यूट्यूब पे, कैसे कमेंट पोस्ट करते हैं। तो जैसे ही बच्चों आप वीडियो को ओपन करोगे तो आप अपनी स्क्रीन को है ना, ऊपर इस ऊपर स्क्रॉल करते हुए चलो, स्क्रॉल करते हुए चलो, स्क्रॉल करते हुए चलो, स्क्रॉल करते हुए चलो। जैसे ही आप नीचे पहुंचोगे बिल्कुल लास्ट में, स्क्रॉल करते हुए चलो, करते हुए चलो, करते हुए चलो, जिसको रुक जाएगी तो नीचे लिखा हुआ था कमेंट। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, XYZ सर ये चीज़ समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो, दोबारा से लेक्चर वगैरह बना दो। तो मैं वैसे तो क्या है, सारे जितनी भी टर्म आपके न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह होगा सबको मैं अच्छे से कवर करवाते हुए चलूँगा, एक एक लाइन आपको करवाते चलूँगा। बुक के जो पीछे के न्यूमेरिकल्स है ना, वो भी मैं आपको एक एक सोल्व करवाने वाला हूँ अच्छे से। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ठीक है बच्चों।